हेलो बच्चों। आज की क्लास में भाई देखेंगे हम क्लास 12 से रिलेटेड जो आपका अगला चैप्टर है मैग्नेटिज्म। उसी में जो टॉपिक है हमारे, जैसे कि कितना फोर्स है, यानी कि फोर्स को अगर हमें कैलकुलेट करना है, कोई चार्ज अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल कर रहा है तो उस पर कितना फोर्स अप्लाई होगा। दूसरी चीज, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, इसके बारे में हमें किसने बताया। और साथ में हम देखेंगे आज की क्लास में बायोट सवार्ट लॉ और उसकी कुछ एप्लीकेशंस को। बाकी के टॉपिक को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी जो वीडियोस हैं वो शॉर्ट फॉर्मेट में आपको दी जा रही हैं, ताकि आप उन छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू अपने टॉपिक्स को एक बार रिवीजन कर सकें। और जैसा कि मैंने आपसे बोला हुआ है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सभी की आपको वीडियो इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी कंटिन्यूसली। ठीक है, तो उसी क्रम में भाई आज का सबसे पहली बात कि हमें इतना मालूम है कि एक इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, तो भाई इसके बारे में सबसे पहले स्टडी या सबसे पहले हमें जो बताया हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो किसने बताया था, तो नाम याद रख लेना, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड ने बताया था। हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड ने। ठीक है, इन्होंने बताया था कि कैसे किसी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिक करंट ट्रेवल कर रहा है तो वो अपनी सराउंडिंग में क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। मतलब यहां से हमें एक चीज मालूम पड़ी कि जब हम बात करते हैं किसी चार्ज की, जब वो रेस्ट में होता है, ठीक है, जब चार्ज रेस्ट में होता है तो उसके पास होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जब वो चार्ज मोशन में आ जाता है, ठीक है, यानी कि अब वो स्टैटिक में ना होकर के किस कंडीशन में आ गया, अब वो मोशन की कंडीशन में आ गया, करंट की कंडीशन में आ गया, तो वहां पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बना ही रहा था, साथ में यहां पर क्या बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है, जिसके बारे में हमें हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड ने बताया था। ठीक है, अब जरा बात कर लेते हैं कि कितना फोर्स लगेगा। यहां मैं लिख दे रहा हूं, फोर्स ऑन अ चार्ज, फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग इन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई चार्ज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल कर रहा है तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, इसका एक्सप्रेशन हम कैसे निकाल सकते हैं। तो पहले देखिए जरा इसके फिगर को। हमने माना कि इस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड एप्लीकेबल है। ठीक है, ये डायरेक्शन किसकी होगी, हमारी मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हमने बी से शो किया हुआ है। इसके साथ में कुछ एंगल बना करके, यहां पर एंगल मान लिया थीटा, ये हमारा कोई चार्ज है जिसकी वेलोसिटी v है, वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस प्लेन के कैसा होगा भाई, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर क्या लगेगा, आपका फोर्स लगेगा। अब इस फोर्स की जो कैलकुलेशन है वो किस तरीके से होती है, जरा उसे देख लीजिए कि यहां पर जो फोर्स अप्लाई होगा इस चार्ज पर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कितनी उस पर मैग्नेटिक फील्ड है। यानी जिस मैग्नेटिक फील्ड में वो ट्रेवल कर रहा है उसका क्या वैल्यू है, क्या मैग्नीट्यूड है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, आपका फोर्स। यानी फील्ड अगर ज्यादा होगी तो फोर्स भी ज्यादा होगा, फील्ड कम होगी तो फोर्स भी कम होगा। ठीक है, दूसरी चीज, जो फोर्स होगा वो चार्ज के भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि जो भी चार्ज का मैग्नीट्यूड है उसके बढ़ने के साथ में फोर्स बढ़ेगा, घटने के साथ में फोर्स भी घट जाएगा। और तीसरी चीज आपकी, जो वेलोसिटी है उसके थीटा एंगल के साथ बन रही है ना, तो इसके साइन कंपोनेंट के साथ में क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी इन तीनों के साथ में क्या है, अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यहां से जब तीनों को कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, क्यू वी बी साइन थीटा। क्या बनेगा, क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू क्या होगा, के कांस्टेंट लग गया, क्यू वी बी साइन थीटा। इसके बराबर क्या होता है भाई, फोर्स होता है जो एप्लीकेबल होता है जब कोई चार्ज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल कर रहा होता है।
ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड के लिए भी, तो एक बार भाई अच्छे से इसको देख लेना। छोटा सा ही टॉपिक है लेकिन बताता बहुत कुछ है, क्योंकि इसी से हमारी कैलकुलेशन आती है। और क्या आती है, इसको जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्यों? क्योंकि जो साइन थीटा जो बना है हमारा, अब सीधी सी बात है ना कि साइन थीटा आया तो वहां पर क्या मिलेगा, मुझे क्रॉस प्रोडक्ट मिलेगा। और किन के बीच में मिलेगा, तो सीधी सी बात है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन, यानी कि v और b वेक्टर के बीच में। ये आपको याद रखना है क्योंकि इसका हमें काम पड़ता है जब हम लॉरेंट्ज फोर्स की बात करते हैं। वहां पर आपका इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए इसको याद रख लेना। ठीक है, ये बात हो गई आपकी फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग, सॉरी ऑन अ चार्ज मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगली बात करते हैं भाई बायोट सवार्ट्स लॉ की। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए बायोट सवार्ट्स लॉ। बायोट सवार्ट्स लॉ भाई क्या बताता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप टॉपिक आपका, और ये और इसकी एप्लीकेशन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो एक बार अच्छे से जरूर देख लेना। ठीक है, आज की क्लास में मैं आपको बायोट सवार्ट लॉ बताऊंगा और अगली क्लास में मैं इसके जो आपके एप्लीकेशंस हैं उन्हें भी बताऊंगा करके, जो इसकी 3 एप्लीकेशंस हमें करनी है। तो आज की क्लास में हम इसको बस बायोट सवार्ट लॉ करेंगे। हमने मान लिया कि कोई एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर का नाम रख दिया भाई एक्स वाई है, और इसमें आई करंट ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, आई करंट ट्रेवल कर रहा है। अब इसमें छोटा सा कोई कंपोनेंट ले लिया हमने, करंट एलिमेंट ले लिया, इसको नाम दे दिया कि करंट जा रहा था। अगर यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ मैंने एल मानी, तो छोटे से कंपोनेंट की लेंथ को क्या मानेंगे, डीएल। तो वैसे हमें मालूम है कि डीएल यानी कि लेंथ का छोटा सा कंपोनेंट एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट भी अगर बात करें, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि आई क्या होती है, तो आई भी आपकी स्केलर है। वैसे तो आई जो होता है वो आपका एक टेंसर क्वांटिटी होता है। ठीक है, लेकिन टेंसर आपकी जो सिलेबस है उसमें तो है नहीं, तो इसीलिए इसको हम किस में डाल देते हैं, स्केलर क्वांटिटी में ही पढ़ते हैं। लेकिन जो करंट एलिमेंट मिलता है ना, आइडियल, ये आइडियल क्या होता है आपका, तो याद रख लेना, करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट यहां पर क्या है हमारा, आइडियल। और ये जो आइडियल होता है ना, ये क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। याद रख लेना इस चीज को कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसके साथ में यहां कोई पी पॉइंट पर हमें पता करनी है कि भाई बताइए यहां पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, जब यहां पर एंगल कितना बन रहा हो हमारा, थीटा। ठीक है, हमारा थीटा एंगल बन रहा है, और साथ में जो पी पॉइंट है इस कंडक्टर से आर डिस्टेंस दूर है। ठीक है, कितना है, आर डिस्टेंस दूर है, तो यहां पर हमें कितनी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, इसकी कैलकुलेशन की जाती है बायोट सवार्ट्स लॉ की हेल्प से। तो देखते हैं जरा, क्योंकि कंपोनेंट स्मॉल है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, हमारी स्मॉल होगी, इसलिए हमने क्या लिया यहां पर, डी बी लिया हुआ है। ठीक है, क्या लिया हुआ है, डी बी लिया हुआ है। तो ये हमारा पी पॉइंट है, और यहां पर हमने क्या लिया है, इसको डीबी लिया है। ठीक है, करंट एलिमेंट था हमारा आई डी एल। भाई इरेजर इतनी बड़ी आ गई। तो देखिए यहां पर डीबी क्या होगा, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो सीधी सी बात है जो आपका करंट एलिमेंट है यानी कि आईडीएल के, सीधा सीधा मैं लिख दे रहा हूं करंट एलिमेंट के। जितना ज्यादा करंट ट्रेवल करेगा, जितना बड़ा एलिमेंट होगा, उतनी ज्यादा क्या मिलेगी आपको, मैग्नेटिक फील्ड भी मिलेगी। साथ में जो डीबी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के बीच में बनने वाले थीटा एंगल के साइन के, यानी कि साइन थीटा के। ठीक है, और डीबी जो होगा वो इनवर्स होगा इस पॉइंट के डिस्टेंस के स्क्वायर के। मतलब जितना दूर आप जाते जाओगे उतनी ही कम आपको क्या मिलेगी, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी मिलेगी। तो यहां से अगर इन तीनों को कंबाइन किया तो क्या मिलेगा आपको, डीबी डायरेक्टली किसके हो जाएगा, आपके आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर के। ठीक है, क्या हो जाएगा, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर के। और जब इसको डायरेक्टली को हटाएंगे तो डी बी इज इक्वल टू क्या आएगा, एक कांस्टेंट, साथ में क्या है आपका आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, साथ में क्या है आपका आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आपका क्या मिलता है, यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, जिसमें जो म्यू नॉट है इसका मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है, क्या होता है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। देखो एप्सिलॉन नॉट क्या था, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, याद रख लेना। एप्सिलॉन नॉट जब आपका आया था,
इसका मालूम क्या मतलब क्या था? इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक परमिटिविटी, परमिटिविटी। और म्यू नॉट जब आता है इसका मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी। ठीक है, यहां परमिएबिलिटी होता है, वहां पर परमिटिविटी होता है। और जब नॉट लग गया इसका मतलब फ्री स्पेस की बात हो रही है। ठीक है, अब इसकी कंडीशन देख लो जरा, कब मैक्सिमम होगा? तो भाई मैक्सिमम फील्ड निकालनी है आपको तो क्या होगा, और मिनिमम निकालनी है तब क्या होगा? तो मैंने कंडीशन ले ली कि हमारा जो थीटा है वो थीटा एक कंडीशन में 90 डिग्री है और एक कंडीशन में थीटा हमारा 0 डिग्री है। तो भाई थीटा का मतलब क्या हो गया कि कंडक्टर के साथ में जो पी पॉइंट है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे क्या होगा भाई? डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 डिग्री अपॉन में क्या है आपका आर स्क्वायर। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो डी बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ये तो होती है आपकी मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर मैक्स लिख दे रहे हैं। और ऐसे ही जब हम यहां पर जीरो पुट करेंगे तो भाई क्या आ जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 0 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा यहां पर? डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये पूरा क्या हो गया भाई आपका? 0 हो गया। तो 0 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का, तो यहां भी क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिखने की जरूरत है नहीं है, तो सीधा सीधा डी बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? 0। ये कंडीशन हो गई आपकी मिनिमम के लिए। तो मिनिमम और मैक्सिमम की कंडीशन भी आप याद रख लेना, कब वो मैक्सिमम होगा और कब वो मिनिमम होगा। तो ये थे आज के हमारे टॉपिक हमारी क्लास के, जिसमें हमने देखा बायोट-सावर्ट लॉ को और बेसिकली फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को। ऐसे ही क्लास के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों से शेयर ना किया हो शेयर जरूर कर देना। वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक कर देना, और कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो तो एक बार अपना कमेंट भी कमेंट बॉक्स में छोड़ देना। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।